अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज अवैस। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एचआईवी इन्फेक्शन, जिसको आप लोग नॉर्मली एड्स के नाम से जानते हैं। एज यू नो कि ये बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही उस तरह से कॉमन नहीं, लेकिन एज फार एज द सिवियरिटी ऑफ डिजीज इज कंसर्न तो हमें पता है कि एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज वायरल इन्फेक्शन वी हैव। ठीक है, इस डिजीज के मुतालिक ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो बगैर किसी देर के आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो एचआईवी इन्फेक्शन, जिसको आप लोग एड्स के नाम से जानते हैं, असल में ये एक वायरल इन्फेक्शन है। मतलब एक खास किस्म का वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है और आपकी बॉडी में खास रीजन में जाकर कुछ खास किस्म के सेल को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, ये जो वायरस, ये जो इन्फेक्शन है, ये फिलहाल अब तक इनक्योरेबल है। मतलब इसका कोई इलाज ह्यूमैनिटी ने डिस्कवर नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, उसका एक रीज़न है, उसको भी हम लोग मुकम्मल तरह से स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, जहाँ तक बात रहती है इस डिजीज़ के इंट्रो की, सो बेसिकली एज वी नो कि इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। मतलब ये एक वायरस के थ्रू होता है, जिसको आप लोग एचआईवी वायरस कहते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो कि मिसअंडरस्टूड है, लोग ये समझते हैं कि द मोमेंट आपकी बॉडी के अंदर एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंटर होता है, आपको एड्स हो जाता है। असल में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। एड्स एक कंडीशन का नाम है जो कि आपकी बॉडी में तब होती है जब आपकी बॉडी में जो एचआईवी इन्फेक्शन है ये प्रोलॉन्ग कर जाता है। इनिशियली ऐसा होता है कि एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है और आपको एचआईवी इन्फेक्शन होता है। फिर ये डिजीज़ जो है, मतलब ये जो इन्फेक्शन है, ये स्लोली प्रोग्रेस करता है और तब आपको जाके एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अच्छा, सो एज वी नो के ये जो एचआईवी इन्फेक्शन, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा, ये इतनी खतरनाक क्यों है? बेसिकली एज वी नो कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम। इसी तरह से आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको आप लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में एक ऐसा निज़ाम है जो कि आपकी बॉडी के खिलाफ जितनी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये इम्यून सिस्टम उन तमाम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से आपकी हिफाजत करता है। असल में इस एचआईवी इन्फेक्शन, मतलब इस वायरल इन्फेक्शन में आपका इम्यून सेल टारगेट होता है। मतलब आपको जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है, ये वायरस उसी को जाके अफेक्ट करता है। अगर आपका जो आर्मी है, अगर उसके ऊपर अटैक होता है, अगर वही इन्फेक्ट हो जाती है, विच वाज द ओनली रीजन टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, तो आपकी बॉडी बहुत खतरे में पड़ जाती है। असल में होता यह है कि ये जो वायरस है जाके आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग इसको एचआईवी कहते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी इम्यूनो की डेफिशिएंसी। और जब इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है तो मुख्तलिफ किस्म के अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली आपका एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम आराम से उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो मामूली इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी में जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करने लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, एज वी नो कि आपकी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे खतरात हैं। फॉर एग्जांपल एज वी नो कि आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब आपकी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इतना होता है कि वो उन ट्यूमर सेल्स को किल कर देता है। लेकिन एज सून एज यू गॉट एचआईवी, तो उससे होता ही है कि एज यू नो कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उसके इम्यून सिस्टम की वीक होने की वजह से वो उन ट्यूमर सेल को किल नहीं कर पाते हैं और वो ट्यूमर सेल रिजल्ट करते हैं कैंसर को। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दैट कि ये जो एचआईवी का इन्फेक्शन, ये खास तौर पे आपकी बॉडी में जाके टी हेल्पर सेल को इफेक्ट करता है। अच्छा, टी हेल्पर सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल है? देखें, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, मतलब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, तो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस फॉरेन पार्टिकल को किल करने के बाद उसके कुछ पीस लेके जाते हैं लिम्फेटिक सेल्स के पास। लिम्फेटिक सेल का मेन फंक्शन ये होता है, एक तो उसकी साइटोटॉक्सिसिटी के जरिए से वो उस इन्फेक्शन के खिलाफ उसको, मतलब उस पैथोजन को किल करते हैं, उस फॉरेन पार्टिकल को। लेकिन एक दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम का, मतलब कि लिम्फोसाइट्स का खास तौर पे इम्यून सिस्टम में रोल ये है कि वो जाके आपकी एंटीबॉडी बनाते हैं और उस एंटीबॉडी बनाने में आपका टी हेल्पर सेल का बहुत बड़ा किरदार है। इन शॉर्ट होता यह है कि इस इन्फेक्शन के अंदर आपका टी हेल्पर सेल किल होता है और उसके किल होने की वजह से जो आपकी एंटीबॉडी का बनना है वो कम हो जाता है। एंड एज यू नो कि एंटीबॉडी अगर नहीं बनती तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कितनी कम हो जाती है। सो भाई बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। एज वी नो कि दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय एचआईवी। सो दिस एचआईवी और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज अ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, और ये एक रेट्रो वायरस है। अच्छा, ये रेट्रो वायरस क्या होता है? एज वी नो कि एक होती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा किया जाए, और एज वी नो के ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। अगर हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएं, उसको हम लोग कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो वायरस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, अपने एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग इट्स वायरल रेप्लिकेशन साइकिल, उसको आप लोग कहते हैं रेटिरो वायरस। ठीक है, अच्छा, अगर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो बेसिकली ये जो वायरस है एचआईवी, इट बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली रेटिरोवायरस। ठीक है, रेटिरोवायरस इसकी फैमिली का नाम है। इसकी सब फैमिली का नाम है ऑर्थो रेटिरोवायरस। इसकी जो जीनस है वो है लेंटिवायरस और इसकी जो स्पीशी है वो एज वी नो एचआईवी है। अच्छा, इसकी दो स्ट्रेन्स हैं, HIV-1 एंड HIV-2, लेकिन जो HIV-2 है वो इतनी कॉमन नहीं है। इवन कि इनमें रिजेंबलेंस इतनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम HIV और HIV-1 एंड 2 को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब कि इट हैज़ 2 स्ट्रेन्स, राइट। अच्छा, अगर फर्दर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें
सो एज वी नो कि इट इज़ अ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। इट इज़ ए एनवेलप्ड वायरस, मतलब कि इसके पास एक लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है जो कि इसके कैप्सिड के इर्द गिर्द होती है, और ये जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन जिसको आप लोग एनवेलप कहते हैं, ये अपने होस्ट से लेता है, वेयर इट इज़ कॉजिंग द बडिंग ऑफ, यानी जब ये अपने सेल से रिलीज करता है उस होस्ट के अंदर से। मतलब इसका जो डायमीटर है वो है 120 नैनोमीटर, ठीक है। इसका जो कैप्सिड है वो है आइकोसाहेड्रल, ठीक है। अच्छा, इस उस कैप्सिड के अंदर इट हैज़ इट्स जीनोम, और उसका जीनोम कौन सा है? एग्जैक्टली पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, ये जो जीनोम है इसका, ये दो होता है, मतलब ये इसकी दो कॉपीज होती है, मतलब एक पेयर होता है, मतलब कि देयर आर टू पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स इनसाइड वन वायरस, मतलब एक पेयर होता है, टू कॉपीज, राइट। अच्छा, इसकी दो कॉपीज को आप लोग कहते हैं कि इसका जो जीनोम है वो डायमर की फॉर्म है। डाई मीन्स टू एंड मर मीन्स विच आर, मतलब कि दो स्ट्रक्चर विच आर टोटली रिजेंबल टू ईच अदर। तो अगर कॉपी है तो एज वी नो कि ये एक डायमर बन जाता है, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट्स जीनोम इनसाइड इट्स कैप्सिड, इसके पास 3 डिफरेंट किस्म के एंजाइम होते हैं जिसको आप लोग RIP के नाम से जान सकते हैं। अच्छा, RIP डजंट मीन्स रेस्ट इन पीस, इट मीन्स R मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, I मीन्स इंटीग्रेज एंड P मीन्स पोल, मतलब कि 3 एंजाइम ये अपने कैप्सिड के अंदर कैरिड आउट करता है। सो एट फर्स्ट एज वी नो इट इज अ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस मतलब कि इस पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर एज वी नो कि देयर आर 9 जीन्स, मतलब कि ये जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जब ये डीएनए में कन्वर्ट होता है तो इट कैन कोड्स फॉर 9 डिफरेंट जीन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात याद रखिएगा, अगर इसकी जीनोम की बात करें जो कि ऑलमोस्ट 9200 से लेकर 9600 बेस पेयर तक लंबा हो सकता है, वो बेसिकली 3 जीन्स का होता है। एक को आप लोग कहते हैं पोल जीन, एक को आप लोग कहते हैं एनवेलप जीन, और एक को आप लोग कहते हैं गैग जीन। मतलब कि ओवरऑल इट्स जीनोम इज जस्ट बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट जीन्स, 3 डिफरेंट जीन के सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन बाय चेंजिंग ओपन रीडिंग फ्रेम्स, मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ इसके जीन्स ऐसे होते हैं जो कि ENV और पोल से मिलकर बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ENV पोल और गैग से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि ओपन रीडिंग फ्रेम को चेंज कर करके ये जो 3 जीन्स हैं ये फर्दर 6 जीन के लिए भी कोड कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये बात की कि ये जो HIV का जीनोम है इट इज़ ऑन लेंथ इट इज़ जस्ट 3 जीन्स, लेकिन उन 3 जीन्स में से आप लोग 6 जीन्स, मतलब HIV 6 जीन्स फर्दर क्रिएट कर सकता है। वो कैसे? बाय चेंजिंग द ओपन रीडिंग फ्रेम। अच्छा, ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोग उस जीन का प्रोमोटर थोड़ा सा आगे पीछे कर दें। अगर उसको आगे करके मतलब कि कॉम्बिनेशन बना दे, बेसिकली इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन बनाकर और ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज करके ये 3 जीन फर्दर 6 जीन जो कि कुल मिला के 9 जीन बन जाते हैं, उनके लिए ये जीन कोड करते हैं, राइट। अच्छा, अगर उन 9 जीन्स के ऊपर बात करें, सो एट फर्स्ट वी हैव गैग, वी हैव पोल जीन, वी हैव एनवेलप जीन, वी हैव टेड जीन, वी हैव रेव जीन, ठीक है, वी हैव नेफ जीन, वी हैव VIT जीन्स, ठीक है, वी हैव VPR, वी हैव VPU, एंड समटाइम्स एक 10th जीन भी बन जाता है जो कि फ्यूजन से बनता है बाय टेट, ANV एंड REV, ठीक है। मतलब कि ये तीनों जीन आपस में फ्यूज करते हैं। बेसिकली ये जीन्स के नाम है जो कि डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स को कोड करते हैं। वो प्रोटीन उस वायरस को बनने में और उसको उसकी जो बनने में डिफरेंट किस्म के रेगुलेटरी प्रोटीन्स यूज होते हैं उसको बनाने में, और डिफरेंट किस्म के जो अदर सब्सटेंसेस इस पूरे वायरस की लाइफ साइकिल में यूज होते हैं उसको वो बनाते हैं, वो डिफरेंट किस्म के जो प्रोटीन। एज यू नो के जो जीन है वो तो प्रोटीन के लिए कोड करता है, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। अगर कॉमन प्रोटीन के ऊपर बात करें कि कौन कौन से प्रोटीन ये जो जीन्स है ये बनाते हैं, सो एज वी नो कि जो कैप्सिड है उस वायरस का वो एक खास किस्म के प्रोटीन से बनता है जिसको आप लोग कहते हैं P24 जीन। अच्छा, ये जो एक जीन है जिसको हम लोग गैग जीन कहते हैं, राइट, गैग जीन। असल में ये जो गैग जीन है ये 3 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन के लिए कोड करता है। एक आप लोग कहते हैं P24 एज यू नो जो कि कैप्सिड बनाते हैं, एक होता है P17 जो कि मैट्रिक्स बनाता है, और एक होता है P7 जो कि न्यूक्लियो कैप्सिड बनाता है। मतलब कि एक इस तरह का प्रोटीन जो कि उसके जीनोम के ऊपर अटैच होता है और वो उस RNA जीनोम को जो कि सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसको थोड़ा सा स्टेबल करता है। सो यानी गैग जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन एज वी हैव डिस्कस्ड, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटीन्स एज वी नो के इस वायरस के अंदर एक जीन है जिसको आप लोग ENV जीन कहते हैं जो कि इसके एनवेलप प्रोटीन्स को कोड कर रहा होता है बेसिकली। नाउ दिस एनवेलप प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो एनवेलप जीन है ये एक खास किस्म का प्रोटीन बनाते हैं जिसको आप लोग कहते हैं GP160 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 160, जो कि फर्दर बाद में जाकर जब ये वायरस प्रोग्रेस करता है तो GP160 टूट जाता है 2 प्रोटीन्स में। एक को आप लोग कहते हैं GP120 और एक को आप लोग कहते हैं GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41। GP120 and GP41 are formed after the cleavage by viral protease। अच्छा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं मतलब ये जो GP160 which is composed of GP120 and GP41 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस के एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वायरस को एक सेल के अंदर इन्वेड करने में
हेल्प आउट करते हैं। बिकॉज होता कुछ यूँ है कि ये जो वायरस है ये जब एक होस्ट सेल के इंटरेक्ट करता है तो उसके ये जो जीपीज हैं मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये जाके उस सेल के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जिस रिसेप्टर के साथ ये जो GP120 एंड GP41 इंटरेक्ट करते हैं उसको आप लोग कहते हैं CD4 रिसेप्टर। CD4 मीन्स क्लस्टर डोमेन 4 रिसेप्टर। अच्छा, अगर आपकी इम्यूनोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कैन यू टेल मी कि ये जो CD4 प्रोटीन्स होते हैं ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एग्जैक्टली ये आपके इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इम्यून सेल में खास तौर पे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल, माइक्रोग्लिया सेल और खास तौर पे टी हेल्पर सेल। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई डज HIV इन्फेक्ट इम्यून सेल, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये कहेंगे कि इस HIV के ऊपर जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन जो इसके रिसेप्टर हैं वो सिर्फ अटैच हो सकते हैं क्लस्टर डोमेन 4 के साथ, और वो क्लस्टर डोमेन 4 रिच होता है ऑन इम्यून सेल। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये जो वायरस है ये जाके आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, राइट। सो ये था आपके पास कुछ वायरोलॉजी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो GP120 असल में होता कुछ है कि इसका जो स्ट्रक्चर है GP160 का ये कुछ ऐसा होता है कि जो GP120 है ये कैप बनाता है, ठीक है, ये मतलब कि थोड़ा सा लार्ज डोमेन होता है, ठीक है, ये एज अ कैप होता है, मतलब कि इंटरेक्ट करता है, फर्स्ट इंटरेक्ट करता है CD4 रिसेप्टर के साथ ऑफ इम्यून सेल, ठीक है, और ये जो GP41 है ये बॉटम पे होता है, राइट। अच्छा, GP120 के ऊपर कुछ खास किस्म के ग्लाइकैन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ग्लाइकैन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो इस GP120 प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एंटीबॉडीज की और अदर जो आपके हम पहुंचाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसकी अटैचमेंट को रोकते हैं। बिकॉज एज वी नो कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इट इज एंटीजेनिक इन नेचर, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती हैं, और अगर बन गई तो उसके ऊपर जो ग्लाइकेन लगे हुए हैं वो उस एंटीबॉडी को इसके साथ अटैच होने में मतलब कि दे कॉज अ हर्डल इन बिटवीन द अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी एंड GP120। एंड एज यू कैन सी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट स्ट्रक्चर है HIV वायरस का। एज यू कैन सी उसके दो डायमर में जीनोम है, उसके 3 एंजाइम्स हैं विच इज इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रोटीएज, उसका अपना कैप्सिड है, उसका अपना मैट्रिक्स प्रोटीन है, और उसके एनवेलप के ऊपर आप GP116 कंबाइन फॉर्म में देख सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस किस तरह से है। सो दिस इज हाउ HIV वायरस लुक्स लाइक। अब आइए बात करते हैं ट्रोपिज्म के ऊपर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोपिज्म? ट्रोपिज्म मींस डायरेक्शन, राइट। अच्छा, अब इसमें मतलब इस टॉपिक में इसका मतलब ये है कि HIV किस सेल को जाकर इफेक्ट करता है, मतलब किस सेल में जाकर ये इन्वेट कर सकता है और बाद में जाके वहाँ पर वो अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कैरी आउट कर सकता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एवरी सेल विच हैव CD4 एंटीजन और CD4 रिसेप्टर जिसको आप लोग क्लस्टर डोमेन कहते हैं, इट इज़ द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। अच्छा, इन CD4 पॉजिटिव सेल्स में कौन कौन से सेल हैं? मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, और खास तौर पे टी हेल्पर सेल्स हैं। अच्छा, अलोंग विद दिस रिसेप्टर वी हैव अनदर को रिसेप्टर, ठीक है, और जो को रिसेप्टर हैं वो 2 किस्म के होते हैं, CCR5 यानी कीमोकाइंस रिसेप्टर नंबर 5 एंड CXCR5। अच्छा, ये जो CCR5 है ये आपके पास प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज के ऊपर, मोनोसाइट के ऊपर, माइक्रोग्लिया सेल के ऊपर, डेंड्रिटिक सेल के ऊपर, और ये जो CXCR4 है ये आपके पास प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ टी हेल्पर सेल के ऊपर। अच्छा, ये जो को रिसेप्टर हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये प्रेजेंट ना हो या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो CCR5 और CXCR4 हैं ये म्यूटेटेड होते हैं, मतलब कि बिकॉज ऑफ सम माइनर म्यूटेशंस इसके जो सीक्वेंसेस हैं इस ग्लाइकोप्रोटीन के, मतलब कि इन रिसेप्टर के, इस को रिसेप्टर के, वो चेंज होते हैं, और उन म्यूटेटेड पर्सन में ये जो CCR5 है ये थोड़ा सा चेंज होता है, और इसके चेंज होने की वजह से HIV उन पेशेंट्स को इफेक्ट नहीं कर पाता। मतलब कि ये जो को रिसेप्टर हैं दे आर सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट एंड फॉर द एंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस इनटू द होस्ट सेल, राइट। सो ये आपके पास को रिसेप्टर भी थे, उसका क्या रोल है, ये किस तरह से काम करते हैं, हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डज HIV इज नॉट क्योरेबल। देखें, वायरल इन्फेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक क्योर होता है मोस्टली, और वो है इसकी वैक्सीनेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग पोलियो वायरस को देखते हैं उसकी भी वैक्सीनेशन है, अगर हम लोग कोरोना वायरस को देखते हैं उसकी भी वैक्सीनेशन है। बिकॉज आपको पता है ना कि ये जो वायरस है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, मतलब आप इसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकते। हाँ, एंटीवायरल हैं लेकिन वो भी उतनी एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज वायरस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जो एक्सपोजर है वो चेंज करते रहते हैं as far as the changing in the environment is concerned because of the mutation। अच्छा, अब जो वैक्सीन का अमल है, वैक्सीन में ऐसा होता है कि हम लोग एक पैथोजन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करवाते हैं, उसके किसी पार्ट को एंटर करवाते हैं जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती हैं। अच्छा, why we can not made a vaccines against
HIV or human immunodeficiency virus? Now there is a reason. As we know, okay, there is a gene which is known as ENV genes. ENV means envelope gene, जो कि GP160 के प्रोटीन्स को और ग्लाइकोप्रोटीन्स को कोड करती है. एज वी हैव डिस्कस अबव, उसकी टॉपिज्म में हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि वो जो GP120 उसका क्या रोल है एक सेल की एंट्री में, राइट. अच्छा, एज वी नो कि ये जो GP160 है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ जीन विच इज नोन एज ENV जीन. अच्छा, ये जो ENV जीन है, इसके अंदर एक खास किस्म की मिसहैप है, मतलब कि एक कमी है जो कि उस वायरस को थोड़ा सा बेनिफिट देती है. वो ये है कि ENV जीन्स का जो एंड टर्मिनल है, इट लैक्स 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. एज वी नो कि आपकी जो जितने भी लिविंग सिस्टम है, मतलब जो आपका जीनोम है, उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो अपने अंदर की जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको रिपेयर कर सकता है. और वो जो रिपेयरिंग है, इट इज कैरिड आउट बाय एन एंजाइम जिसको आप लोग कहते हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस. ठीक है. अच्छा, इस वायरस के अंदर हर जीन का, मतलब एज वी नो कि जितने भी जीन्स हैं उसके एक अलग आपके पास एक्सोन्यूक्लियस होते हैं. इस तरह से ENV जीन का भी है, लेकिन ENV जीन के जो एंड पोर्शन का जो आपके पास एक्सोन्यूक्लियस है वो लैग करता है. उससे होता यह है कि उसके एंड पोर्शन में म्यूटेशंस होती रहती हैं. अच्छा, वो जो एंड पोर्शन है वो खास, मतलब कि कितने एक कुदरत का कमाल है कि उस ENV जीन का एंड पोर्शन कोड करता है GP120 के अपर पोर्शन को, जो कि इंटरेक्ट करता है इम्यून सेल के साथ, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकती हैं. मतलब इन शॉर्ट ये कि फॉर ईच एंड एवरी 3 to 4 जनरेशन, मतलब हर इस HIV वायरस के 3 to 4 जनरेशन के बाद इसका जो GP120 का अपर रीजन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं वो चेंज होता है. मतलब कि इसके खिलाफ जो भी एंटीबॉडी बनती हैं वो आफ्टर 3 to 4 जनरेशन वो काम नहीं करती, बिकॉज वो अपना जो अपर पोर्शन है उस GP120 का वो चेंज करता है. अच्छा, एक और बात, ये जो म्यूटेशंस है ये इस प्रोटीन को नॉन फंक्शनल नहीं बनाते, ये उस वायरस को एंट्री कर देगा, लेकिन वो जो एंटीबॉडी होगी वो काम नहीं करेगी. आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा फैब्रिकेटेड है, मतलब कि देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन दैट? मतलब कि व्हेन आई लर्न दिस थिंग्स, मतलब इन वायरस को मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि किस तरह से बारीक बीनी के साथ बनाए गए कि मतलब कि एक इस तरह का चेंज करो कि वायरस को नुकसान ना पहुंचे और ह्यूमन का जो एक नेचुरल प्रोसेस है एंटीबॉडी बनाने का वो डैमेज हो जाए. सो ये एक अलग बात है. अब आइए आगे बात करते हैं. सो अब आइए बात करते हैं कि ये जो वायरस है, हाउ डज इट कैरीज आउट इट्स रेप्लिकेशन साइकिल. सो फर्स्ट बात करते हैं कि हाउ डज दिस वायरस एंटर इनटू द सेल. एज वी नो कि इस वायरस को एंटर होने के लिए खास किस्म का रिसेप्टर चाहिए जिसको आप लोग कहते हैं CD4 यानी क्लस्टर डोमेन 4 रिसेप्टर. ठीक है. अच्छा, हर वो सेल जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये उस सेल के साथ जाके अटैच होता है एंड फिर इनगल्फ कर लिया जाता है. अच्छा, वो जो इनगल्फिंग है वो किस तरह से होती है? एज वी नो कि इस वायरस के एनवेलप के ऊपर एक खास किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन हैं जिसको आप लोग GP120 एंड GP40 कहते हैं, जिसको कंबाइनली हम लोग GP160 कहते हैं. ठीक है. होता कुछ यूँ है कि ये वायरस फर्स्ट जाता है, अगर एक सेल के पास CD4 प्रेजेंट है तो इस वायरस के एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट GP120 इंटरेक्ट करता है उस CD4 के साथ, और अगर वो CD4 वहाँ प्रेजेंट होता है तो ये GP120 उस CD4 के साथ अटैच हो जाता है. एंड द मोमेंट GP120 गेट्स अटैच विद CD4 तो वो CD4 कुछ कन्फर्मेशनल चेंज करता है इन GP120. उस कन्फर्मेशनल चेंज से होता यह है कि द सेम GP120 अटैचेस विद द को रिसेप्टर. अगर को रिसेप्टर भी वहाँ पर प्रेजेंट है और वो फंक्शनल है, उसमें उतनी म्यूटेशन नहीं हुई है. अच्छा, वो सेम GP120 अटैच करेगा अपने आप को विद द को रिसेप्टर डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा सेल है, मतलब उसके पास CXCR4 है या CCR4 है, मतलब कि टी हेल्पर सेल तो नहीं है या कोई दूसरा इम्यून सेल है. अच्छा, वो सेम GP120 जो कि CD4 के साथ अटैच हुआ था वो सेम अटैच होता है विद द को रिसेप्टर. एंड द मोमेंट ये जो सेम GP120 ये दोनों को रिसेप्टर एंड रिसेप्टर के साथ अटैच होती है तो इट कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द GP41. और ये जो GP41 है ये खुल जाता है, मतलब ये डिफॉल्ट हो जाता है. और ये जब डिफॉल्ट होता है तो ये जाके हुक की तरह अटैच होता है उस होस्ट के एनवेलप के अंदर, उस होस्ट के मेम्ब्रेन के साथ. जब वो होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द वायरल एनवेलप, और ये दोनों वायरल एंड होस्ट एनवेलप फ्यूज होते हैं और वो वायरस का जो कैप्सिड है वो आपके सेल के अंदर आ गया एंड द वायरस इज इनसाइड द सेल. एंड दैट्स हाउ बेसिकली जो वायरस है ये आपके सेल के अंदर या आपके इम्यून सेल के अंदर एंटर होता है. अच्छा, सो द मोमेंट इट गेट एंटर तो एज वी नो कि इट इज इनगल्फ बाय अ सेल. ठीक है. और उस सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उसके कैप्सिड को डीनेचर करते हैं और उसके अंदर जो उसका जीनोम है विच इज पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो उसकी 2 कॉपीज हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं. अच्छा, हाउ डज, अब आगे क्या होगा? होता कुछ यूँ है कि वायरल पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड RNA हाइब्रिड. एज वी नो कि उस वायरस के अंदर उसके कुछ एंजाइम्स थे. कौन कौन से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड RIP, जिसको आप लोगों ने RIP से याद किया था, राइट. अच्छा, तो वहां पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो उस mRNA से DNA बनाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्जैक्टली
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, वो जो आरएनए से डीएनए बना हो उसको आप लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अच्छा, एज वी नो के वो जो कॉम्प्लीमेंटेशन की बिहाफ के ऊपर आपने डीएनए बनाया है तो वो हाइब्रिड होगा, मतलब उसमें एक स्टैंड डीएनए की होगी, एक स्टैंड एमआरएनए की होगी। फिर वही सेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उस आरएनए को डैमेज करता है और यहां पर ये एक्ट करता है एज अ आरएनएज, मतलब कि वो उस डीएनए से आरएनए को क्लीव आउट कर देता है। और उसके बाद जब ये डीएनए बिल्कुल नेकेड हो जाता है, फिर वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज और उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के 3 रोल है। नंबर 1 उसका अपना विच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 2 आरएनएज एक्टिविटी एंड नंबर 3 इज डीएनए पॉलीमराइजेशन, राइट। अच्छा, द मोमेंट्स डीएनए मतलब कि एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम। मतलब कि जो इंटीग्रेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो इस जीनोम को, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इंटीग्रेट मींस जमा कर देना, मिला लेना, कंबाइन कर लेना। मतलब कि इंटीग्रेज एंजाइम जाता है और होस्ट के जीनोम को कट करता है और वहां पर इस वायरस के जीनोम को इंसर्ट करता है। अच्छा, एक और बात, जो वायरल डीएनए है इसको आप लोग प्रो वायरल डीएनए भी कहते हैं। मतलब कि ये जो एमआरएनए से कन्वर्ट हुआ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रो वायरल डीएनए। तो ये जो प्रो वायरल डीएनए है इसको इंटीग्रेज एंजाइम होस्ट के जीनोम के अंदर जाके इंटीग्रेट कर देता है, मिक्स कर देता है। एंड द मोमेंट वो जो जीनोम है वो आपके सेल के अंदर मिक्स हो गया तो फिर वो आपकी बॉडी से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं कि आया उस जो इंटीग्रेटेड डीएनए है, जीनोम है उस वायरस का, उसने ट्रांसक्रिप्ट होना है या डोरमेंट होना है। मतलब अब यहाँ पर आगे 2 फेजेस हैं। क्या है वो मतलब कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, अब प्रोटीन बनते हैं और फिर नए वायरस बनते हैं, या फिर उस जीनोम ने वहां पर जाके डोरमेंट हो जाना है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन जब वो सेल एक्टिवेट होता है। अच्छा, ये डोरमेंसी और एक्टिवेशन का जो कंसेप्ट है ये बेस करता है कि वो सेल कौन सा है। देखें, अगर तो वो है टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल एज वी नो के मोस्ट ऑफ द टाइम इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। अगर वो टी हेल्पर सेल है और वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है तो वो जो जीनोम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है वो जाके डोरमेंट हो जाता है, मतलब कि साइलेंस हो जाता है। एंड द मोमेंट वो साइलेंट टी हेल्पर सेल एक्टिवेट किया जाता है ऑन द इम्यून एक्शन, तो जब वो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल के अंदर उस वायरस का जीनोम है वो भी एक्टिवेट होता है और फिर वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है और वहाँ से एमआरएनए बना के अपने जैसे मजीद नए वायरस बनाता है और उनको सेल से रिलीज आउट करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो टी हेल्पर सेल नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो कोई दूसरा सेल है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज है, फॉर एग्जांपल मोनोसाइट है, फॉर एग्जांपल माइक्रोग्लिया सेल है, फॉर एग्जांपल डेनेटिक सेल है, तो वो इमीडिएटली वो ट्रांसक्राइब्ड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये इसको आप लोग एंटीजन से भी मतलब कि को रिसेप्टर से भी याद रख सकते हैं। अगर को रिसेप्टर CCR5 है तो इमीडिएटली ट्रांसक्रिप्शन होगी, अगर को रिसेप्टर CXCR4 है, ठीक है, यानी टी हेल्पर सेल है, तो वहां पर वो जो उसका जीनोम है वो डोरमेंट हो जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर टी हेल्पर सेल एक्टिवेट है तो क्या होगा एग्जैक्टली तो होगा ये कि वो जो वायरल जीनोम है वो ट्रांसक्रिप्ट होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस ये याद रखें कि अगर कोई सेल एक्टिवेट है तो उसके अंदर वो जो वायरल जीनोम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर कोई सेल एक्टिवेट नहीं है, फॉर एग्जांपल टी हेल्पर सेल जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, तो वो उसके अंदर डोरमेंट हो जाएगा। अच्छा, डोरमेंट का क्या मतलब है? डोरमेंट का मतलब ये है कि वो जो जीनोम है वो वहां पर रहेगा, उस सेल के साथ डिवाइड करेगा, लेकिन वो वायरस के प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा। वो वायरस के प्रोटीन तब बनाएगा जब उसको एक्टिवेट किया जाएगा, उस सेल को, फॉर द सेक ऑफ इम्यून एक्शन, ठीक है। अच्छा, द मोमेंट ये जो आपके पास वायरल जीनोम है ये अगर एक्टिवेट होता है तो इसके फर्दर 2 रोल हैं। नंबर 1, इट कैन एक्ट एज अ जीनोमिक RNA, ठीक है, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो वायरल जीनोम है इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल RNA जो कि एज अ जीनोम बिहेव करेगा नए वायरस का, और दूसरा इसका रोल ये है एग्जैक्टली कि ये एज अ mRNA बिहेव करेगा और उस वायरस के जो प्रोटीन्स होंगे उसको बनाएगा। अच्छा, gRNA बनना है तो पूरा का पूरा जीनोम एक सिंगल RNA में कन्वर्ट होगा, और अगर mRNA बनने हैं तो डिपेंडिंग ऑन जीन्स के कौन सा जीन कोड करना है कौन सा नहीं करना, स्मॉलर सेगमेंट्स के अंदर वो जो पूरा जीनोम है वो ट्रांसक्राइब्ड होगा। तो ये डिफरेंस था इन दोनों के अंदर। अब आइए बात करते हैं फर्दर रेप्लिकेशन साइकिल के ऊपर। एज वी नो के आपके पास mRNA बन गया तो मतलब कि आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हुई, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होस्ट का अपना पॉलीमरेज है वो करता है, मतलब कि होस्ट का अपना पॉलीमरेज, ठीक है, इस वायरल डीएनए को कन्वर्ट करता है इनटू mRNA, जो कि 2 किस्म के हो सकते हैं, gRNA एंड mRNA एज वी हैव डिस्कस। देन mRNA से डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन से जीन के mRNA बने हैं डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं, जिसमें आपके पास पॉलीमरेज प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें आपके पास जो डिफरेंट RIP मतलब के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, और आपके पास डिफरेंट किस्म के जो कैप्सिड प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, GP120, वो तमाम के तमाम
mRNA के बनने के बाद उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड द मोमेंट्स यू गॉट द प्रोटीन्स, फिर आपके पास होती है इनकैप्सिडेशन। अच्छा, इनकैप्सिडेशन क्या होती है? इनकैप्सिडेशन में ऐसा होता है कि जो आपके पास कैप्सोमर्स हैं, मतलब कि जो आपके पास VP24 प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो कैप्सोमर में कन्वर्ट होते हैं और एज वी नो के कैप्सोमर से आपके बाद में जाकर कैप्सिड बनता है और फिर उसके अंदर जो आपके पास वायरल जीनोम है वो इनक्लोज होता है। अच्छा, ये जो इनकैप्सिडेशन होती है, अगर जब इनकैप्सिडेशन हो गई, मतलब कि द मोमेंट इट गेट्स इनकैप्सिडेट, ठीक है, उसके बाद उसके इर्द गिर्द मैट्रिक्स की एक, मतलब मैट्रिक्स एक और प्रोटीन की कवरिंग होती है जो इसकी कैप्सिड के इर्द गिर्द होती है। एंड आफ्टर दैट्स वो जो एनवेलपिंग है, मतलब कि एनवेलप का उस कैप्सिड के ऊपर चढ़ना है वो होता है। अच्छा, एक और बात, ये जो आपके पास कैप्सिड है ये मोस्टली ऐसा कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2K यानी 2000 कॉपीज ऑफ वायरल प्रोटीन 24, जिसको आप लोग VP24 भी कहते हैं। अच्छा, द मोमेंट इसके ऊपर मैट्रिक्स भी चढ़ गई, उसके बाद होती है कि इसके ऊपर एनवेलप का चढ़ना होता है। एनवेलप के चढ़ने के लिए जो आपके पास ENV जीन के बने हुए जो आपके पास GP160 प्रोटीन है, एट फर्स्ट इट इज क्लीव्ड इनटू GP120 एंड GP41। उसके बाद ये जो GP120 एंड GP41 है ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनवेलप ऑफ होस्ट, मतलब कि होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में जाकर ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, वहां पर ये इंसर्ट हो जाते हैं। और जो आपके पास वायरल कैप्सिड है, ठीक है, वो जाता है आपके उन्हीं GP160 प्रोटीन के पास, ठीक है, और जो कैप्सिड है जिसके ऊपर मैट्रिक्स क्लियर है वो अटैच हो जाता है उन GP120 एंड GP41 के साथ, और फिर वहां से बडिंग ऑफ के जरिए से ये जो वायरस का कैप्सिड है ये उस सेल की सेल मेम्ब्रेन से अपना एनवेलप लेते हुए उस सेल से रिलीज आउट हो जाता है। इस तरह से इसकी रिलीजिंग होती है। अच्छा, एक और बात, हाउ डज अ सेल डाइज फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, मतलब कि HIV के इन्फेक्शन से वो सेल डाई किस तरह से करता है? आपको पता है अगर कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो वो एक दिन में 1 बिलियन वायरस बनाता है, एक दिन में 1 बिलियन। तो जब 1 बिलियन वायरस बनते हैं तो वो मतलब एक सेल बहुत सारे वायरस बनाएगा ना, तो वो सारे के सारे वायरस उस सेल से उसकी मेम्ब्रेन लेके जाएंगे। तो होता कुछ यूँ है कि सेल उस होस्ट की मेम्ब्रेन, मतलब कि वो HIV इन्फेक्टेड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कम हो जाती है और जो फॉस्फोलिपिड काउंट है वो भी कम हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम सेल की साइटोटॉक्सिटी की वजह से, मतलब कुछ सिग्नल इस तरह से इंड्यूस हो जाते हैं जिससे वो सेल अपोसिस करता है, एंड समटाइम्स उस मेम्ब्रेन के कम होने की वजह से भी उस सेल की डेथ हो जाती है। एंड दिस इज हाउ द वायरस लीव आउट द सेल, और फिर वो अपने नए टारगेट सेल को ढूंढता है और अगेन वो पूरा प्रोसेस सेम कैरिड आउट करता है। सो दिस वाज द रेप्लिकेशन साइकिल। अब आइए बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन एंड देन फिर बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में। आइए बात करते हैं। सो भाई ये बात करते हैं HIV इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस दिस ट्रांसमिशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस। सो आइए बात करते हैं। ओके, सो अगर ट्रांसमिशन के ऊपर बात करें, सो 90% of the case HIV transmits from one person to another person through unprotected sex, मतलब कि इट इज़ यानी जब हम लोग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम सुनते हैं, सो द फर्स्ट डिजीज विच कम्स इन अवर माइंड इज एड्स, एज वी ऑल नो। यानी कि HIV इन्फेक्शन और एड्स इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, बोथ एनल एज वेल एज वेजाइनल, यानी कि बोथ मतलब कि इन दोनों जरिए से आपकी बॉडी में ये जो ये वायरस है ये पहुंच सकता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस एनल में, मतलब एनल सेक्स के दौरान ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। दैट्स वाई हम लोग ये देखते हैं कि जो एड्स है ये मेल टू मेल ज़्यादा प्रोग्रेसिवली ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि एक ऐसे पर्सन का ब्लड जो कि ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, अगर आपने उससे अपने ब्लड में ट्रांसफ्यूजन करवाई तो वहाँ से भी आपको एड्स होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा हाइपोडर्मिक नीडल्स, मतलब कि एक इस तरह की सिरिंज जो कि एक ऑलरेडी एक दूसरे पर्सन को लगी हुई है, अगर वही आपको लगती है, फॉर एग्जांपल एज वी नो के मतलब कि गांव के अंदर ऐसा होता है कि जो डॉक्टर होता है वो एक ही सिरिंज से पूरे के पूरे गाँव वालों को इंजेक्शन लगा रहा होता है। तो अगर उनमें से कोई एक HIV पॉजिटिव हुआ तो अगर वो इंजेक्शन वो सिरिंज किसी दूसरे के लिए यूज़ किया गया तो उसको भी वो इस तरह से जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा ये जो HIV वायरस है ये मदर टू चाइल्ड भी मूव ऑन कर सकता है, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अलावा आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग के थ्रू, मतलब आप मिल्किंग के थ्रू भी मदर जो है वो ये वायरस अपने बेबी को ट्रांसमिट कर सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी फ्लूइड लाइक सलाइवा, स्वेट, tears does not seems to transmit this virus, so thank God that कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बच गए हैं। अब आइए बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। अच्छा, आफ्टर द वायरल एंट्री इनटू द बॉडी, मतलब कि जब ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है, सो यहाँ पर एक पीरियड होता है जिसको आप लोग वायरल रेप्लिकेशन कहते हैं। होता कुछ यूँ है कि द मोमेंट द वायरस इनसाइड इन योर बॉडी, तो द फर्स्ट CD4 पॉजिटिव सेल जिसके साथ ये वायरस इन कॉन्टैक्ट में आता है तो वो
एज वी नो कि वो सेल के अंदर ये वायरस चला जाता है और अपनी रेप्लिकेशन को कैरी आउट करता है, और उसी रीजन में, उसी सेल की पेरिफेरीज में वो कंप्लीटली डिवाइड करता है। मतलब कि वो डिफरेंट किस्म के CD4 पॉजिटिव सेल जो अगर वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर वो जाकर ये अपने आप को डिवाइड करता है। एज वी नो कि जितने भी मैंने डिस्कस किए इसकी ट्रांसमिशन, वो तमाम के तमाम जो रीजन्स है, फॉर एग्जांपल वेजाइना, एनस, इसके अलावा आपकी डर्मिस, ये तमाम के तमाम जितने भी रीजन्स हैं ये इम्यून सेल से रिच होते हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर प्रोएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस और CD4 पॉजिटिव के जो मतलब के जो काउंट है वो ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मतलब के इन रीजन्स के जरिए से आपका जो ये वायरस है आपकी बॉडी में इन्वेड कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि द मोमेंट इट फर्स्ट एंटर इनटू बॉडी, तो ये क्या करता है इनिशियली तौर पर अच्छी तरह से, मतलब उस सेल के इर्द गिर्द इसमें ये वायरस इनिशियली इन्वेड किया वहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो करता है। उससे होता ये है कि इनिशियली इस वायरस का जो आपके पास काउंट है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि इसकी जो तादाद है आपकी बॉडी में उस रीजन में जहाँ पर ये इन्वेड किया वहाँ पर ये जो है वो इंक्रीज कर जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस प्राइमरी इन्फेक्शन दिस नंबर ऑफ HIV वायरस एक्चुअली रीच सेवरल मिलियन इन नंबर पर मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, मतलब कि पर मिलीमीटर में ये मिलियंस की तादाद में हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात, उस रीजन से निकल कर ये फिर ब्लड में आता है, राइट। एज वी नो ना कि जितने भी आपके पास मैक्रोफेज, मतलब कि जितने भी आपके पास CD4 पॉजिटिव या इन शॉर्ट इम्यून सेल्स हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम और आपके ब्लड के साथ। तो यानी वो जो वायरस है वो उस रीजन से जहाँ से आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, आइदर आपके पास ये जो वेजाना है, आइदर आपके पास एनल, या फिर आइदर आपके पास जो मदर टू बेबी ड्यूरिंग अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन पर ये आपके ब्लड में आ जाता है, राइट। अच्छा, द मोमेंट ये वायरस आपके ब्लड में आया तो एज वी नो कि आपका ब्लड इम्यून सेल से रिच है और इम्यून सेल में मोस्टली आपके पास CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट जाके आपके ब्लड में जितने भी CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है, उसको इन्वेड करता है और अपने आप को रेप्लिकेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि द मोमेंट ये वायरस आपके ब्लड में आया, मतलब आपको वायरीमिया हुआ, वायरीमिया मीन्स वायरस इन ब्लड। इससे होगा ये कि जो आपकी ब्लड में CD4 पॉजिटिव सेल का जो काउंट है वो इनिशियली डिक्रीज कर जाएगा और ये जो वायरस का काउंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। मैंने कहा द इनिशियली व्हेन दिस वायरस इन्वेड्स ब्लड, राइट, तो उससे होगा ये कि आपका जो एज वी नो कि इसका जो टारगेट सेल क्या है वो कौन से CD4 पॉजिटिव सेल्स, तो वो उन CD4 पॉजिटिव सेल को टारगेट करेगा, उनके अंदर जाएगा। एंड एज वी नो कि जब वो वायरस अपने होस्ट से रिलीज करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे होगा ये कि CD4 पॉजिटिव सेल का जो काउंट है वो आपके ब्लड में डिक्रीज कर जाएगा और HIV वायरस का काउंट इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, इससे होगा ये कि आपकी बॉडी में जो आपके CD8 पॉजिटिव T सेल्स होते हैं जिसमें आपके पास साइटोटॉक्सिक T सेल्स, इसके अलावा आपके पास जो अदर इम्यून सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और उन तमाम सेल को जो कि HIV इन्फेक्टेड होते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। एंड द मोमेंट ये जो CD8 पॉजिटिव सेल्स और अदर इम्यून सेल एक्शन में आते हैं तो जो आपके पास HIV इन्फेक्टेड CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं उनको किल किया जाता है। उससे वायरस की जो आपके ब्लड में काउंट है वो डिक्रीज करती है और जो आपकी CD4 पॉजिटिव सेल की जो काउंट डिक्रीज की हुई थी वो वापस से अपने नॉर्मल में आती है, मतलब से वो वापस से इंक्रीज करती है। लेकिन इस पूरी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा खतरे की बात थी कि उस वायरस को इनएक्टिवेटेड T हेल्पर सेल के पास नहीं पहुंचने देना था, बिकॉज आपको पता है कि ये इनएक्टिवेटेड T हेल्पर सेल में जाकर ये डोरमेंट हो जाते हैं और अगर ये आपके T हेल्पर सेल में पहुंच गए जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है तो यानी ये आपकी बॉडी का एक कंप्लीट हिस्सा बन गया, उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एज वी नो कि जो वायरस आपके ब्लड में आया है सो ब्लड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं लिम्फ नोड्स के साथ, राइट। लिम्फ नोड्स मींस के जहां पर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी इनएक्टिवेटेड सेल्स, ये जो आपके पास डेड सेल्स हैं वो जाके इकट्ठा होते हैं, तो मतलब कि वो वायरस आपके लिम्फ नोड्स तक चला जाता है, यानी कि आपके इनएक्टिवेटेड सेल में ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ वायरीमिया जब ये इसका काउंट इंक्रीज होता है तो वो उस फेज में आपके ब्लड से आपके लिम्फ नोड्स में जाता है। लिम्फ नोड्स में होते हैं आपके इनएक्टिवेटेड T हेल्पर सेल, यानी कि वो उनके अंदर, यानी कि उन T हेल्पर सेल के अंदर जाता है और डोरमेंट फेज में चला जाता है, ठीक है। यानी जब आपको इनिशियली ये जो आपका जो CD4 पॉजिटिव का काउंट रिपेयर होता है उसके बाद कुछ अरसे तक ये जो फेज है ये थोड़ा सा डिक्लाइन में चला जाता है, मतलब कि HIV इन्फेक्शन जो कि इनिशियल्स में होता है वो रिकवरी की तरफ जाता है। बिकॉज ये ऊपर जितना भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा, और मोस्टली मतलब ये मिसडायग्नोस होता है इस फेज के ऊपर कि आपको वाकई में HIV है, यानी बिकॉज ये जो सिम्टम्स कॉज करता है ये बहुत कॉमन होते हैं अदर डिजीज के अंदर भी। सो हुआ क्या, हुआ ये कि जो आपके पास इनिशियली CD4 पॉजिटिव सेल का काउंट है जो डिक्रीज कर गया था वो वापस से रिकवर हुआ और जो आपको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपेयर हुए थे वो वापस से ठीक हो गए। लेकिन आपके लिम्फ नोड में ये वायरस चला गया और वहाँ पर जो इनएक्टिवेटेड T हेल्पर सेल थे, ठीक है, वहाँ पर उनके अंदर जाके ये इन्वेड कर गया एंड एज सून एज उनके साथ ग्रो करने लगा, जब वो डिवाइड किए तो इसका जो जीनोम है वो भी उनके साथ रेप्लिकेट कर गया। लेकिन जब CD4 पॉजिटिव T हेल्पर सेल एक्चुअली में
एक्टिवेट होंगे जब एक्चुअल में कोई इन्फेक्शन होगा। बिकॉज आपको पता है कि टी हेल्पर सेल का जो रोल है वो ये है कि वो एंटीबॉडी बनाने में बी सेल की मदद करता है, बी लिम्फोसाइट की। तो जब उसके टाइप का जो एंटीजन है एक पर्टिकुलर टी हेल्पर सेल का जो कि ऑलरेडी एचआईवी इन्फेक्टेड है, जब वो एक्टिवेट होगा तो बजाय इसके कि वो जाके बी सेल को एक्टिवेट करे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो सेल जो कि एचआईवी इन्फेक्टेड अभी अभी एक्टिवेट हुआ है वो नए वायरस बनाना शुरू कर देगा। एंड द मोमेंट ये सब होने लगा तो उस कंडीशन को आप लोग कहेंगे कि जनाब आपको उस वक्त एड्स हो गया है, राइट। नाउ व्हाट इज एड्स? एड्स अब आइए उसके ऊपर बात करते हैं। एड्स मींस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर एन एचआईवी इन्फेक्शन विद आइदर अ CD4 पॉजिटिव टी सेल काउंट बिलो 200 सेल्स पर। एड्स ऐसी कंडीशन का नाम है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एचआईवी इन्फेक्शन, और उस एचआईवी इन्फेक्शन में आपके ब्लड में जो CD4 पॉजिटिव टी सेल का जो काउंट है वो डिक्रीज कर जाए बिलो 200 सेल पर माइक्रोलीटर। मतलब कि आपके जो CD4 पॉजिटिव इम्यून सेल्स है वो इतने कम हो जाएं, मतलब कि 200 सेल पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाएं, राइट। तो उस कंडीशन को आप लोग कहेंगे कि ये आपको एड्स हो गया है। या फिर इट इज आल्सो डिफाइंड बाय द अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज विच इज एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शंस और एड्स। Like the most common AIDS associated disease are pneumocystis pneumonia, cachexia, ठीक है, esophageal candidiasis और या फिर other severe kind of respiratory infections like tuberculosis. People with AIDS have an increased risk of developing various viral induced cancers. For example, Kaposi's sarcoma, Burkitt's lymphoma, CNS lymphoma and cervical cancers also. So this is how ये जो HIV वायरस है ये आपकी बॉडी में जाकर आपको AIDS इस तरह से कोज करता है। और जब आपको AIDS कोज हो गया तो आपको खतरा क्या है? आपको खतरा ये नहीं कि वो HIV आपको जाके किल कर देगा, आपको खतरा ये है कि जो आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंट किस्म के खतरनाक किस्म के माइक्रोब थे जिसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम कर सकता था, अब आपकी आर्मी नहीं है। मतलब कि एचआईवी इन्फेक्शन में हुआ ये कि एचआईवी ने जाकर आपकी आर्मी किल कर दी। मतलब आपको ये खुद कुछ नहीं करेगा, आपके लोगों को कुछ नहीं करेगा, आपकी आर्मी मार देगा। अब आपको कोई भी छोटा बड़ा आके एरा गैरा आके आपको खत्म कर सकता है। दिस इज योर प्रॉब्लम। सो ये थी एचआईवी इन्फेक्शन या फिर एड्स की पैथोफिजियोलॉजी। अब आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। सो अब आइए बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन या फिर एड्स के बारे में। एज वी नो के जो एचआईवी की पैथोफिजियोलॉजी है वो 3 फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करती है। एक को आप लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स तक का होता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन के किसको इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद होता है एक्यूट इन्फेक्शन जिसमें आपको इनिशियल तौर पर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, राइट। उसके बाद है लेटेंसी फेज जिसमें जो आपका एचआईवी वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ लिम्फ नोड्स में जाकर वहाँ पर जो इनएक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है उनके अंदर रहता है, प्रोवायरल फेज के अंदर। सो भाई ये बात करते हैं कि इन फेजेस के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आपको अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, एक्यूट इन्फेक्शन जिसको आप लोग सीरो कन्वर्जन सिंड्रोम भी कहते हैं। इट इज़ अ सेकंड फेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपका प्राइमरी फेज होता है जो कि एक नॉर्मल सी कंडीशन है कि जब आपकी बॉडी में वायरस एंटर होता है तो फर्स्ट CD4 पॉजिटिव सेल के साथ कॉन्टैक्ट में आकर वहाँ पर जो उसकी पेराफ्रीज में जाकर वो डिवाइड करता है वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये जब आपकी ब्लड में ये वायरस आता है, जब आपको वायरीमिया होता है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। अच्छा, इन दिस फेज पीपल एक्सपीरियंस फ्लू लाइक सिम्टम्स, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स और मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल फीवर होता है, मतलब आपको बुखार होता है, रैश मतलब आपको दाने से अचर जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में, फ्लू होता है आपको, लिम्फोडेनोपैथी होती है मतलब आपके लिम्फ नोड सूज जाते हैं खासतौर पे आपके नेक रीजन के। इसके अलावा फेरिंगाइटिस मतलब आपकी फेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मैल्जिया होता है, मलेज होता है, आपको माउथ एंड एसोफेजियल सोर्स होते हैं मतलब आपकी पूरी फूड पैप में आपको छाले हो जाएंगे। इसके अलावा आपको हेडेक होता है, आपको नोजिया होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपको फटीग होता है, आपको अल्सर होता है आपकी पूरी जीआईटी के अंदर, आपको आपकी लिवर इनलार्जमेंट होती है, आपका वेट लॉस होता है, आपको थ्रश होता है, आपको नाइट्स में स्वेट्स आते हैं मतलब रात में पसीने आते हैं। इसके अलावा आपको डायरिया हो सकते हैं, इसके अलावा आपको न्यूरो डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। और इस पूरे एक्यूट इन्फेक्शन की जो ड्यूरेशन इट इज अबाउट एट एन एवरेज 28 डेज तक होता है, ठीक है। मोस्टली एक्यूट फेज मतलब कि मोस्टली एट एक्यूट फेज एचआईवी इज मिसडायग्नोस्ड बिकॉज इसके जो सिम्टम्स है ये बहुत कॉमन है। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि एज वी नो कि द मोमेंट से जो एचआईवी का जो लेवल है आपके ब्लड के अंदर ये एक लेवल से ऊपर जाता है और CD4 पॉजिटिव सेल का जो काउंट है वो डिक्रीज करता है। उसके बाद होता ही है कि जो CD8 पॉजिटिव सेल्स हैं और जो अदर इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं और एक इम्यून एक्शन होता है। उसमें होता ही है कि जितने भी आपके पास इन्फेक्टेड CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं उनको खा लिया जाता है, मतलब उनको ईट कर लिया जाता है, ठीक है। और उससे होता ही है कि जो आपके पास एचआईवी वायरस का जो काउंट है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एज वी नो कि जो वायरस थे आपके ब्लड में था और ब्लड से आपके लिम्फ नोड में चला गया। सो दिस लेटेंसी फेज इज टोटली related with the virus inside your lymph nodes. This phase can last between 2 weeks to 10 years. मतलब कि ये जो latency phase है ये 2 वीक से 10 साल तक होता है डिपेंडिंग ऑन कि वो जो आपका इनएक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है वो कब एक्टिवेट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो आपके पास ये जो
लेटेंट फेज है, इसने कब खत्म होना है और कब इसने एड्स में कन्वर्ट हो जाना है. ड्यूरिंग दिस फेज HIV इज एक्टिव इनसाइड द लिम्फ नोड्स, बिकॉज एज वी नो कि जो आपके लिम्फ नोड्स के अंदर जो इनएक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल होते हैं, जो आपके पास इनएक्टिवेटेड CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं, उसके अंदर ये रिसाइड कर रहा होता है. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपके पास उस लिम्फ नोड्स के इर्द गिर्द जो टिश्यूज होते हैं वो भी इससे इफेक्टेड हो सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस लिम्फ नोड स्वेल्स, मतलब कि उस वजह से कि आप वो जो वायरस है वो आपके लिम्फ नोड्स में होता है, आपके जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल कर जाते हैं. मतलब इस पूरे 2 वीक से लेकर 10 साल तक के ईयर्स में, मतलब कि ये एक लिमिट है, अपर एंड लोअर लिमिट, मतलब कि 2 वीक से लेकर 10 साल तक होता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन के किस किस्म का जो टी हेल्पर सेल है आपके लिम्फ नोड्स में वो इफेक्ट हुआ है और पेशेंट की क्या कैटेगरी है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि जो लेटेंट फेज है इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी है. अच्छा, बेसिकली इन दिस phase most of the infected cells are in pro-viral phase because as I've discussed that ना कि the moment वो जो आपके पास HIV का जो जीनोम है वो सिर्फ और सिर्फ उस होस्ट के जीनोम के अंदर इनक्रॉप्टेड रहे और वहां से वो अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट ना करवाए और उस होस्ट के साथ डिवाइड करता रहे, डोरमेंट हो, तो उस फेज को, मतलब कि उस डीएनए को आप लोग कहते हैं प्रोवायरल डीएनए और उस फेज को आप लोग कहते हैं प्रोवायरल फेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस. एंड दिस इज फाइनली लीड्स टू एड्स. मतलब कि इस लेटेंट फेज के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज आएगी उसको आपने कहना होता है एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंड्रोम? बिकॉज एक्वायर्ड आपने हासिल किया, मतलब एक्वायर्ड मींस आपने सीखा, आपने अपनी एनवायरनमेंट से लिया. इम्यूनो डेफिशिएंसी आपको पता है कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी. व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम? सिंड्रोम मींस अ सेट ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स व्हिच आर को रिलेटेड विद वन अनदर एंड often are associated with a particular disease or disorder. मतलब कि डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स मीन्स कि आपके हर बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ मसला होगा और वो जितने भी मसले हैं वो एक वजह के साथ लिंक्ड होंगे, विच इज मोस्टली अ डिजीज या फिर आपके पास इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच मल्टीपल सेट ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस आर लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर, मतलब कि वो जितने भी सिम्टम्स वो आपस में भी रिलेट करेंगे और उसकी जो एक कॉमन वजह भी होगी उन तमाम सिम्टम्स की. तो इस कंडीशन को जिसमें आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हो जो कि आपस में लिंक कर रहे हो और उनकी कोई कॉमन वजह हो, उसको आप लोग कहते हैं कि जनाब वो है सिंड्रोम. एज वी नो कि जो आपके पास एड्स है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन द रेशियो ऑफ CD8 फॉर पॉजिटिव सेल्स टू द CD8 पॉजिटिव सेल. मतलब कि जो रेशो है ये डिक्रीज कर जाता है. ये इन शॉर्ट ये कि जो CD4 पॉजिटिव सेल का काउंट है वो 200 पर माइक्रोलीटर से डिक्रीज कर जाता है. दिस कंडीशन इज नोन एज आपके पास एड्स. और जब आपके CD4 पॉजिटिव सेल का जो काउंट है वो 200 पर माइक्रोलीटर से डिक्रीज करता है, उसको आप लोग ये कहते हैं कि नाउ HIV इन्फेक्शन इज प्रोग्रेस्ड इनटू एड्स. नाउ दिस एड्स कंडीशन, मतलब जब आपको एड्स होगा, इट इज मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द सिम्टम्स जो कि आपको प्राइमरी यानी एक्यूट इन्फेक्शन में होते हैं. जितने भी वहां पर सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए वो सब आपको इस एड्स वाले के, मतलब एड्स के अंदर भी होंगे. लेकिन अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन अदर डिजीजेज जो कि एड्स से मजीद लिंक्ड होती हैं. अब आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी डिजीज हैं जो कि एड्स के दौरान, मतलब कि जब आपको एड्स हो जाएगा उसके बाद आपकी बॉडी में अपेयर होंगी. राइट. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस पल्मोनरी लिंक्ड डिजीज, मतलब आपके जो लंग्स से लिंक्ड डिजीज हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. मतलब कि ये दो डिजीज ऐसी हैं जो कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाएंगी, मतलब कि आपको होती ही रहेंगी. ठीक है. इसके अलावा आपके पास GIT लिंक्ड डिजीज हैं. वो क्या है? वो है एसोफेगाइटिस, मतलब आपके एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आपको कैंडिडियासिस हो जाएगा. ठीक है. आपको क्रोनिक डायरिया हो जाएगा. ठीक है. फ्रॉम सैल्मोनेला एंड शिगेल्ला. मतलब ये है कि आपको डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस आके आपको डिफरेंट किस्म के आपको इन्फेक्शन कॉज कर देंगे. मतलब कि आपको सैल्मोनेला भी इन्फेक्ट करेगा, आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी इन्फेक्ट करेगा, आपको शिगेल्ला भी करेगा. मतलब आपको हर तरह के लिंक्ड डिजीज का सामना आपको करना पड़ेगा. इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आपको हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉक्सोप्लाज्मोसिस विच इज कॉज्ड बाय Toxoplasma gondii. This parasite also causes the eye and lung disease also. इसके अलावा cryptococcal meningitis, आपकी meninge की inflammation because of the cryptococcal. It's caused by fungi, मतलब कि एक fungi जिसको आप लोग Cryptococcus neoformanis कहते हैं, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है. This meningitis is characterized by fever, headache, fatigue, nausea and other disease also. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा leukoencephalopathy which is कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज, मतलब कि जो आपकी माइलिन शीट होती है आपकी न्यूरॉन के ऊपर जो कि आपकी न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है, इस डिजीज में वो माइलिन शीट डैमेज होना शुरू हो जाएगी. इट इज कॉज्ड बाय GC वायरस. इसके अलावा आपको HIV एसोसिएटेड डायमेंशिया भी होगा विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉरगेटफुलनेस और एक कंफ्यूजन सी स्टेट होती है आपको इस कंडीशन के अंदर, मतलब आपको एक डायमेंशिया होगा बिकॉज ऑफ HIV. इसके अलावा द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज ट्यूमर्स.
ट्यूमर्स विच आर लिंक्ड विद एड्स, बिकॉज एज वी नो कि जब आपको एड्स होगा तो आपका इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, और आपके इम्यून सिस्टम डैमेज होने की वजह से जो डिफरेंट किस्म के ट्यूमर्स आपकी बॉडी में जो आपका नॉर्मल इम्यून सिस्टम आराम से कॉप कर देता था वो अब नहीं होगा, और वो ट्यूमर्स आपको कैंसर में रिजल्ट करेंगे। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ को इन्फेक्शन विद एन ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरस, मतलब कि जो मोस्टली इस केस में यानी एड्स में आपको कैंसर होते हैं वो एक दूसरे वायरस के विच इज अ को इन्फेक्शन, मतलब कि एट द सेम टाइम एक दूसरा वायरस आएगा जिसको आप लोग ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरस कहते हैं, जो कि मोस्टली कैंसर कॉज करता है, उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कैंसर्स आर कैपोसिस सार्कोमा विच इज अ स्किन ट्यूमर, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्पलिश नोड्यूल्स, मतलब आपकी पूरी स्किन के ऊपर रेड और पर्पल कलर के स्पॉट हो जाएंगे, ठीक है, बट कैन आल्सो इफेक्ट अदर ऑर्गन्स, ठीक है। इसके अलावा सर्विकल कैंसर इन वुमेन, ठीक है, इसके अलावा हॉचकाइन लिम्फोमा, इसके अलावा एनल एंड रेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मींस कि आपके लिवर के अंदर आपको कैंसर होगा, एंड ऑल आर कॉज्ड बाय वायरल इन्फ्लुएंजा। So this was it with the symptoms of HIV infection or AIDS. So I hope so कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। So if you like this video, so please share it with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। Just thank you so much for watching. Have a nice day. Goodbye.